जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल एफआर दिसंबर 21 एग्ज़ाम पेपर के बारे में पहले कुछ बातें कर लेते हैं। पेपर इजी था पर बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आया। अब हम वेटेज वाइज देख लेते हैं और इंस्टीट्यूट का फोकस किस तरफ जा रहा है हम लोग ये देख लेते हैं। मैंने जो 7 सेक्शंस इंस्टीट्यूट ने देके रखे हैं अपनी वेटेज स्कीम के अंदर में, वो पूरे के पूरे 7 सेक्शंस लिख के रखे हैं और उनके मार्क्स लिख के रखे हैं कि रफली कितने मार्क्स का उसमें से आना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ने वेटेज बोला है। अब आप देखेंगे तो 18101 फ्रेमवर्क से 12 से 18 मार्क का पूछा जाना चाहिए, पर पूछा गया है 8 मार्क। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 115 रेवेन्यू बेस्ड स्टैंडर्ड से 12 से 18 मार्क का आना चाहिए, वहाँ पे 10 मार्क का पूछा गया। ठीक है, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड 18 से 30 मार्क का, वो विद इन रेंज है। कंसोलिडेशन विद इन रेंज है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन रेंज है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, CSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, यहाँ से कुछ नहीं पूछा गया। अब इंस्टीट्यूट बोल सकता है कि हमने जो 101 का क्वेश्चन बोला था, इस बार जो 101 का क्वेश्चन आया है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही था। अब अगर इंस्टीट्यूट ऐसा बोलना चाहता है कि वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही था, तो फिर उसके बाद में पहले वाले फ्रेमवर्क से आपने कुछ नहीं पूछा। तो कहीं ना कहीं वेटेज देने के बाद भी इंस्टीट्यूट वेटेज के अंदर नहीं है, उस रेंज में नहीं है। इनफैक्ट जो अदर इंडिया से इसके अलावा जो सेक्शन बनता है जहाँ से 18 से 24 मार्क्स का पूछा जाना चाहिए, वहाँ से 38 मार्क्स का पूछा गया। तो ये पहली बार ही नहीं हुआ है, इससे पहले के अटेम्प्ट्स में भी यही हुआ है। यही दिख रहा है कि इंस्टीट्यूट वेटेज के ऊपर स्टिक टू नहीं है। तो हम जो प्लानिंग करते हैं कि हाँ यार ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं मार खाती है। थोड़ा बहुत प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा फॉर May 22 अटेम्प्ट एंड November 22 अटेम्प्ट। पहली बात। दूसरी बात, जो पेपर है ये पेपर काफ़ी लेंदी था और पेपर कैलकुलेशन बेस्ड था। देखिए, एक पेपर होता है कंसेप्ट बेस्ड जहाँ स्टूडेंट्स के कंसेप्ट टेस्ट किए जा रहे हैं, और एक पेपर ऐसा होता है जहाँ स्टूडेंट के कैलकुलेशन टेस्ट किए जा रहे हैं। सीए फाइनल एफआर का पेपर अगर आप पिछले 3 अटेम्प्ट से देखेंगे, Jan 21 एज एन एक्सेप्शन, November 20 आप देख लीजिए, आप May 21 यानी जुलाई में जो अटेम्प्ट हुआ था वो देख लीजिए, और अभी दिसंबर का देख लीजिए। इंस्टीट्यूट बहुत लेंदी पेपर दे रहा है और इंस्टीट्यूट का फोकस सिर्फ कैलकुलेशन पे है कि स्टूडेंट कैलकुलेशन बराबर करता है क्या। इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, आरटीपी, एमटीपी, इनसे ही क्वेश्चन उठा रहा है, फिगर्स चेंज करता है और जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो दे देता है। मतलब अल्टीमेटली एक फोकस जो स्टूडेंट को अब रखना पड़ेगा वो किस चीज़ पर रखना पड़ेगा। जैसे बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर ये वाले लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या निकल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये हो गया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, स्टूडेंट्स ने फोकस करना है कैलकुलेशंस पे कि इंस्टीट्यूट के जितने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको जमने चाहिए विद स्पीड। आपकी स्पीड के ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लें तो आप May 22 अटेम्प्ट, November 22 अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं सीए फाइनल एफआर में, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फोकस इस तरफ है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द पेपर। पेपर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आया, मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट। अगर हम हमारा यूट्यूब वीडियोस के बारे में बात करें तो यूट्यूब वीडियोस के अंदर में हमने जो November 2021 प्लेलिस्ट बना के रखी थी, उसमें से करीब करीब 57 मार्क्स इस पेपर में से, और जो TYK का हम लोगों ने वीडियोस बना के रखे थे उसमें से 14 मार्क्स इसमें से थे, न्यूली एडेड क्वेश्चन TYK वाला पार्ट, यानी रफली 70 मार्क्स हो जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने सिर्फ इतना भी किया होगा ना, तो स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में एग्जाम्शन 100% लेके आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा कि हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इतने फोकस से पूरा का पूरा काम किया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट। अब देखिए, इस वीडियो के दौरान हम लोग कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा जो वीडियो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अपन ने May 2022 November 2022 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी, तो वो प्लेलिस्ट से आप पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा देख सकते हैं। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पहले वीडियो में मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट कंसेप्चुअली डिस्कस किया गया। चलिए देखते हैं। कूपर लिमिटेड बोरोड 95 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक ऑन 1 April 2018 एट 10% पर एनम। आपने 10% पर एनम पे लोन लिया और उस पर खर्चा हो गया 1,80,912। देखिए, पहली मैं आप लोगों को मार्क करके दूंगा स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं एग्जाम में। तो पहला पॉइंट जहाँ पे गलती हो सकती है, आप ये अमाउंट को पीएल में डाल देंगे 1,80,000 और लोन को 95 लाख पे रिकॉग्नाइज कर देंगे। नहीं, अपने को लोन रिकॉग्नाइज करना है 95 लाख माइनस 1,80,912 पे। ठीक है, नेट अमाउंट पे इनिशियली ये लोन रिकॉग्नाइज किया गया होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी भी तरह का अगर लगता है तो लोन के अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। यानी कि अपन ने अगर रिकॉग्नाइज किया होगा तो इनिशियली लोन रिकॉग्नाइज हुआ होगा 93,19,088 इनिशियली। ठीक है, ये वाला अमाउंट माइनस करने के बाद में 1,80,912। ठीक है, माइनस 93,19,088। चलिए,
कुछ स्टूडेंट्स ने ऐड कर दिया होगा, ये गलती हो सकती है। तो इनिशियल स्टेप्स है, कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं सर स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे क्या? अगर आपका यही स्टेप पे मिस्टेक हो गया तो आगे के स्टेप्स के ऊपर वैसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब जो प्रिंसिपल है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में होगा। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि आप लोग प्रिंसिपल प्लस ईएमआई के बेसिस पे यानी कि इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल दोगे आप लोग कि हर साल इक्वल अमाउंट हो रहा है ना। वो बोल रहा है प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। कौन सा प्रिंसिपल? 95 लाख डिवाइडेड बाय 5। 95 लाख डिवाइडेड बाय 5 हर साल 19 लाख रुपीस का पेमेंट किया जाएगा। हर साल 19 लाख रुपीस का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, हमने ये 19 लाख रुपीस यहाँ पे लिख के रखा है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। ये 19 लाख रुपीस का पेमेंट आप हर साल करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा ओपनिंग हो गया। चलिए अब इंटरेस्ट जो है वो आप 9% ले रहे हैं पर, सॉरी 10% ले रहे हैं, 10%, पर अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10.8% है। यानी कि हर साल हम जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वो 10% और 95 लाख से, 10% और 95 लाख 9.5 लाख। फर्स्ट ईयर का पेमेंट 9.5 लाख रुपीस होगा। ठीक है, हाउएवर 10.8% इज द अमाउंट एट विच इंटरेस्ट एक्सपेंस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है, इनकम मत बोल देना। ओके, अब 31 मार्च 2020 ध्यान दीजिए, 2 साल बाद, 2 साल बाद। तो ये 2 साल में क्या हुआ होगा हम लोग ये देखते हैं। तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया 10.8% और 93,19,088। पहली बात, आपने अगर 95 लाख पे कैलकुलेट कर दिया तो गलत हो जाएगा। पेमेंट आपने किया 19 लाख प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट और 95 लाख पे 10%, 95 लाख पे, 93 लाख पे नहीं, 95 लाख पे 10%, 9,50,000। टोटल आपने पेमेंट किया 28,50,000 प्रिंसिपल का इक्वल इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पहले साल का 95 लाख पे, 93 लाख पे नहीं। ठीक है, तो ये ऐड हुआ, ये माइनस हुआ, तो क्लोजिंग बन गया 74,75,549, 74,75,549। ठीक है, ये क्लोजिंग हो गया 31 मार्च 2019 का, 19 का। अब 20 पे आते हैं। आपने इस अमाउंट पे 10.8% इंटरेस्ट लिया होगा, 8,07,359, 74,75,549 पे 10.8%, 8,07,359 हो रहा है, हाँ 359। ठीक है, पेमेंट पे आते हैं। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चैलेंजेस हुए। अप्रोच द बैंक, बैंक ने रिवाइज कर दिया, रेट कर दिया 15% पर एनम, 15% पर एनम, और जो प्रिंसिपल है वो 8 इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। अब कितना प्रिंसिपल बाकी था? बैंक के लिए प्रिंसिपल बाकी था 95 में से 19 माइनस करके, 95 में से 19 माइनस करके बैंक के लिए प्रिंसिपल बाकी था 76 लाख रुपीस का। ठीक है, बैंक के लिए प्रिंसिपल बाकी था 76 लाख रुपीस का, 76 लाख रुपीस का। ये 8 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, 8 इंस्टॉलमेंट्स में। स्टूडेंट्स इस अमाउंट के ऊपर डिवाइड बाई 8 कर देंगे। एग्जाम में हम टेंशन में रहते हैं, हम ये चीजें करते हैं। देखिए गलतियां कहां होती है, मैं ये बता रहा हूं आपको। इसका डिवाइड बाई 8 मत कर देना, 74,75,000 डिवाइड बाई 8 करो ना। बैंक के हिसाब से कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 76 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग है, 76 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो 76 लाख रुपीज है, 76 लाख रुपीज के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है, पहली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 लाख 10 इंस्टॉलमेंट्स में, और उसके ऊपर 15% का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने क्या प्रिंसिपल का पेमेंट किया है, यहां पे लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट ऑन अक्रूवल बेसिस, और 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया था, मेड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी क्लियर है कि प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं हुआ है। इस दिन हमने सिर्फ एक ही पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट 76 लाख पे 10%, 7,60,000। उसके अलावा हमने कोई पेमेंट नहीं किया। उसके अलावा बाकी पूरा पेमेंट आउटस्टैंडिंग था। इसका मतलब मेरे बुक्स में 74,75,000 का ओपनिंग दिख रहा था, 7,60,000 का पेमेंट हुआ है। मैंने 10.8% के हिसाब से 8,07,000 का इंटरेस्ट दिखा दिया था। ठीक है, ये ऐड हुआ, ये माइनस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 75,22,908, 75,22,908। ये पॉइंट पे हम मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट टेस्ट कर रहे हैं। 76 लाख के 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे, डिवाइड बाई 8 करें तो 9.5 लाख के 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिख जाएंगे आपको। अगला टेबल हमने वही बनाया, 9,50,000 रुपीज़, थोड़ा सा स्क्रीन कट हो रहा है। ये 9,50,000 रुपीज़ के 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए आप लोगों को। ठीक है, मुश्किल है थोड़ा दिखना। इंटरेस्ट अमाउंट 15% से आप पे करेंगे, 15% से। कौन से अमाउंट पे? 76 लाख पे फर्स्ट ईयर 15%, 76 लाख पे 15% हो गया 11,40,000, 11,40,000। नेक्स्ट ईयर 76 में 9.5 का पेमेंट कर दिया आपने, 9.5 का पेमेंट कर दिया तो बचा 66.5, 66.5 पे 15%, 9.975। वैसे ही उसके नेक्स्ट ईयर रिड्यूस करते करते हम लोग पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे।
दिस इज द कैश आउटफ्लो जो अब रिवाइज हुआ है, नया कैश आउटफ्लो। अब हमें मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट टेस्ट करना है। ये टेस्ट करने के लिए देखिए मैंने आप लोगों को गलतियां बताई कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है। यहाँ आपने प्रिंसिपल भी लिख दिया होगा, माइनस करने के लिए ये गलती हो सकती है। ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेशन में 95 लाख या 93 लाख पे कैलकुलेशन बराबर नहीं किया होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं किया होगा। ये वाला अगला पॉइंट है, ये इंस्टॉलमेंट्स अगर आपने 76 लाख है जो यहाँ पे अमाउंट लिख के रखा है 75 लाख, इसको डिवाइड बाई 8 कर दिया होगा तो अगली गलती होगी। ठीक है ना, मैं गलतियां बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हो सकती है। टोटल निकला, इसको हमें डिस्काउंट करना है 10.8 से। आपने 10.8 की जगह 10% या 15% से कर दिया, जो कि इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूज करने के लिए पीवी फैक्टर्स दिए भी हैं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको डिस्काउंट 10.8 से ही करना है फॉर मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट टेस्ट, ओरिजिनल ईआईआर। ठीक है, अब ये 10.8% से आपको पीवी फैक्टर दिए हैं, जब दिए हैं तो वही पीवी फैक्टर लेना है। आप खुद कैलकुलेट करके पीवी फैक्टर नहीं लेंगे, ₹1 का भी डिफरेंस आएगा तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगी। तो ये टोटल आ रहा है 86,42,768। 86,42,768 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, 86,42,768 को ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ये हमने यहाँ निकाला था 75,22,000 से, तो डिफरेंस 14.89% है, विच इज मोर देन 10%। मोर देन 10% होता है तो हम एक्सटिंग्विशमेंट मानते हैं, बराबर है, एक्सटिंग्विशमेंट माना जाता है। तो दिस इज बेसिकली एक्सटिंग्विशमेंट। तो एक्सटिंग्विशमेंट में क्या होता है, पुराना लोन डी रिकॉग्नाइज होता है, नया लोन रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, अगली गलती जो स्टूडेंट कर सकता हूँ यहाँ कर सकता है, पुराना लोन डी रिकॉग्नाइज होगा डेबिट, आप नया लोन रिकॉग्नाइज कर दोगे 86 लाख रुपीस पे ना, नया लोन रिकॉग्नाइज होगा उस दिन जो अमाउंट है उस पे। लोन 76 लाख का है, उस दिन का जो ईआईआर होगा, क्वेश्चन में उस दिन का ईआईआर नहीं दिया। बैंक अगर 15% चार्ज करिए तो हम 15% को ही उस दिन का ईआईआर मानेंगे, और 15% के हिसाब से तो 76 लाख ही रहेगा कैरिंग अमाउंट, वो तो बदलने नहीं वाला है, 76 लाख रुपीस ही रहेगा। तो हम 76 लाख रुपीस पे नया लोन रिकॉग्नाइज करेंगे, दोनों का डिफरेंस पीएल के अंदर में डेबिट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस पीएल के अंदर में जाता है। समझ में आया? सो रिमेंबर वेयर अ स्टूडेंट कैन मेक मिस्टेक, पहला पॉइंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिडक्ट करना है, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट एक्सपेंस कैरिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, और जो पेमेंट है वो लोन अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। लोन कितने अमाउंट का था, 95 लाख रुपीस का लोन था। ठीक है, ये पेमेंट डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ध्यान दीजिए, अगर लिखा है इंटरेस्ट पेड है मतलब प्रिंसिपल पेड नहीं है। मॉडिफिकेशन वर्सेज एक्सटिंग्विशमेंट में लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, कैरिंग अमाउंट नहीं, लोन कितना आउटस्टैंडिंग है 76 लाख, उसके इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे निकाला जाता है, उन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट होता है, लोन का अमाउंट, कैरिंग अमाउंट नहीं। डिस्काउंट करते समय हम लोग जिस रेट से डिस्काउंट करते हैं वो जो रेट होता है वो रेट हम लोगों का पुराना वाला रेट होता है, यानी कि जो ओरिजिनल रेट था उस रेट के ऊपर हम लोग हमेशा डिस्काउंट करते हैं। ओल्ड रेट से डिस्काउंट करके जो अमाउंट आ रहा है उसको कंपेयर कीजिए पुराने कैरिंग अमाउंट से, डिफरेंस अगर 10% से ज़्यादा है तो एक्सटिंग्विशमेंट में आपने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली उतने पे अकाउंटिंग नहीं होती है, ध्यान रखिए नहीं होती है। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडेस 101 का क्वेश्चन आया था कंपलसरी क्वेश्चंस में। अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पिछले डाउट सॉल्विंग सेशंस देख रहे होंगे तो जब से हमने डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट किए थे मैंने प्रेडिक्शन में कहा था इस बार 101 पे कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को दिख रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर में 8 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन इंडेस 101 से आया था। पिछले अटेम्प्ट में भी 4 मार्क का आया था, इस अटेम्प्ट में 8 मार्क आया। अब क्या May 22 में आ सकता है? तो हाँ आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन क्या है वो इंडेस 1, 8, 101 उनमें आता है। अब 1 से क्वेश्चंस पिछले कई अटेम्प्ट से पूछे जा रहे हैं, 8 से भी आप देख सकते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 8 और 101 कभी भी बहुत ट्रिकी पार्ट्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। 8 भी पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, एरर्स, और ये वाला, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए हम लोग अगर इसमें देखें तो बहुत सिंपल सा आंसर था, ट्रांजिशन हो रहा है और उसने पूछा कि एक एक एडजस्टमेंट का क्या करना है आप ये बताइए। तो जैसे पहला वाला बोला कंपनी ऑप्टेड फॉर फेयर वैल्यू ऑफ लैंड, डेट ऑफ ट्रांजिशन पे हम लैंड फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं, ये आरटीपी एमटीपी वीडियोस से ही है। 1 अप्रैल 2009 को 95 लाख की वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट उस दिन 42.75 दिख रहा था। तो 95 में से अगर मैं 42.75 हटा दूं तो 52.25 लाख से हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे, नॉट रिटेन अर्निंग, हम रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर में डालेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, 3 केसेस 16, 38, 40। अगर आप रीवैल्यू कर रहे हैं तो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालते हैं, रिटेन अर्निंग में नहीं डालते, बाकी सबके चेंजेस रिटेन अर्निंग में जाते हैं। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड
5.7 लाख। उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आपने दिखा दिया था 1.65 लाख रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। इट वाज रिटन बैक ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो प्रपोज डिविडेंड दिखाना तो अलाउड है ही नहीं, इंड एस में आप प्रपोज डिविडेंड दिखाते ही नहीं है। तो जब प्रपोज डिविडेंड दिखाते ही नहीं है तो आपने जो राइट बैक किया वो सही किया है, तो ट्रीटमेंट इज करेक्ट। इसका मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की अभी जरूरत नहीं है, इसका किसी प्रकार का क्या एडजस्टमेंट करेंगे ना, ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया इसका। द कंपनी हैज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच इन अकॉर्डेंस विद AS11। इसके ऊपर 2 लाख रुपीज आपके रिजर्व्स में दिख रहा है, फेयर वैल्यू रिजर्व, वो FCTR रिजर्व, फेयर वैल्यू ट्रांसलेशन रिजर्व्स। ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन कंपनी इंटेंड्स टू अवेल इंड AS एग्जेम्पशन ऑफ रीसेटिंग इट टू जीरो। तो अलाउड है, आप जीरो कर सकते हैं। ऐसे में हमारे रिटेन्ड अर्निंग में 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, रिटेन अर्निंग में 2 लाख रुपए को ट्रांसफर कर देंगे। अगला देखिए, कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी ऑफ 18.62 लाख कैरीड एट फेयर वैल्यू 25.75 लाख ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। कंपनी इंटेंड टू रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट आपने किया था फॉर 18.62, तो 18.62 पे ही दिख रहा था, उसका फेयर वैल्यू 25.75 है, तो आप दिखा सकते हैं 25.75, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 7.13 लाख रुपीस का फेयर वैल्यू चेंज रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 76 लाख है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 180 लाख है। अब हम इसको लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, हम इक्विटी में इसको नहीं दिखाएंगे। रिजर्व्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन 910 थे, जिसमें 380 जनरल रिजर्व थे, 40 का कैपिटल रिजर्व था, बाकी का रिटेन अर्निंग में था। तो डिफरेंस रिटेन अर्निंग में था। रिटेन अर्निंग में हम ऊपर के एडजस्टमेंट्स दिखा देंगे, हमने जो भी एडजस्टमेंट्स किए टिल पॉइंट नंबर 4, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट करके फाइनल वैल्यू बता देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो चुका है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट वापस नहीं करना है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो उन्होंने रिकंसिलिएशन मांगा है, नॉट वेरी इजी। अब जितना मैं जानता हूँ 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, इंड AS 101 पढ़ के ही नहीं गए थे। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, और पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा है। फाइनली इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद इंस्टीट्यूट अब फोकस कर रहा है इस चैप्टर पर, तो ये चैप्टर का वेटेज ध्यान रखिए, जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मूविंग एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कंट्रोल का क्वेश्चन आया था इंस्टीट्यूट की बुक से, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ICI मॉड्यूल के अंदर AX BX नाम का ये क्वेश्चन है, वहां से पूछा गया है, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड अमेलगमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। एक नई कंपनी बनाई आपने, 10 रुपी ईच का शेयर है उसका। अब दोनों की बैलेंस शीट दे दी उन्होंने आपको, ठीक है, दोनों मिलकर नई कंपनी बना रहे हैं। सन मून लिमिटेड जो नई कंपनी बनाई आपने, वो रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर देगा, जो उन्होंने नहीं बताया कि कितने, आप अज्यूम कर सकते हैं वो कितने भी हो सकते हैं। टू डिस्चार्ज द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ऑल्सो न्यू डिबेंचर्स व इशू, जो डिबेंचर्स है उसके अगेन नए डिबेंचर्स दे दिए जाएंगे। कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन एंड डिवाइस देयर ऑफ इन प्रिपेयरिंग द नोट इन बैलेंस शीट। Assuming Sun Limited and Moon Limited are not under common control, they are not under common control, and management of larger entity, जो larger entity है वो टेक ओवर कर लेगी बिजनेस को। अब कैसे डिसाइड होगा लार्जर एंटिटी कौन है? जिसका फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ज़्यादा है वो लार्जर एंटिटी, सिंपल कहानी है। जिसका फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ज़्यादा है, कई स्टूडेंट्स इसको नेटवर्थ से कंपेयर कर लेंगे, बैलेंस शीट के अंदर में देखेंगे भैया ये टोटल और ये टोटल, जिसका ज़्यादा है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जिसका फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ज़्यादा है, जो कि आपको एक लाइन में दिया गया है, वो ले लेगा। तो मून लिमिटेड का फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ज़्यादा है तो मून लिमिटेड ले लेगा। ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मून की फेयर वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सन, तो मून का मैनेजमेंट टेक ओवर करेगा, तो मून के लिए कॉमन कंट्रोल है। अब कॉमन कंट्रोल होने से क्या होता है, अगर ये प्रूव हो गया कि ये कॉमन कंट्रोल है, मून प्रूव हो गया कि ये कॉमन कंट्रोल है, तो मून लिमिटेड की बैलेंस शीट कैरिंग अमाउंट पे जाएगी, इंक्लूडिंग उनके रिजर्व्स, ठीक है। और सन लिमिटेड के एसेट्स लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे जाएंगे, उनके रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अनलेस देयर इज सम कंपलसरी रिजर्व। कोई कंपलसरी रिजर्व है तो बात अलग है, बाकी सारे के सारे ऐसे कैसे जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि मून लिमिटेड का जितने ओरिजिनल शेयर्स है उतने ही शेयर्स आपने दिए होंगे। मून लिमिटेड के जितने ओरिजिनल शेयर्स है, इंस्टीट्यूट के आंसर से मैंने सेम रखा है कि इंस्टीट्यूट ने 14 लाख शेयर्स ओरिजिनल थे, तो आपने 14 लाख शेयर्स ही दिए होंगे, तो मैंने वही 14 लाख शेयर्स यहाँ पे रखे हैं, तो 14 लाख शेयर्स आपने दिए, ठीक है, बढ़िया। फेयर वैल्यू आपके बिजनेस का 280 लाख है, 280 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, 280 लाख फॉर 14 लाख शेयर्स, 140 लाख शेयर कैपिटल है, शेयर्स 14 लाख, ठीक है।
इसका मतलब एक शेयर की आपकी फेयर वैल्यू 20 रुपये होगी, 20 रुपये। सन लिमिटेड को आप टेक ओवर कर रहे हैं, सन लिमिटेड के बिजनेस की फेयर वैल्यू 220 है, सन लिमिटेड के बिजनेस की फेयर वैल्यू 220। तो आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं 220 लाख रुपीज़ में, 220 लाख रुपीज़ में हमारे शेयर का, एक शेयर का फेयर वैल्यू 20 रुपये, हमारे एक शेयर का फेयर वैल्यू 20 रुपये हमने निकाला अभी। तो इसका मतलब 220 लाख डिवाइडेड बाय 20, इतने शेयर हम इशू करेंगे, 11 लाख शेयर बनते हैं, 11 लाख शेयर इशू करेंगे। इसका मतलब शेयर कैपिटल 110 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 110 करो। सन लिमिटेड पूरा फेयर वैल्यू पे टेक होगा, मून लिमिटेड कैरिंग वैल्यू। थोड़ी भी गड़बड़ हुई इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। सर हमने क्या किया, हमने ना शेयर्स को कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था, शेयर्स का टोटल हमने पकड़ लिया कि 14 लाख और 12 लाख 26 लाख है, हमने पकड़ लिया कि 26 लाख है सर, और 26 लाख शेयर्स बटे हैं फेयर वैल्यू के रेशियो में 280 लाख और 220 लाख। तो हमने सही किया है क्या सर? अगर हमने ऐसा कर दिया तो सही है क्या? तो देखिए किया है अगर ये ट्रीटमेंट तो सही है, सही है, गलत नहीं है, आपने ये ट्रीटमेंट भी किया क्योंकि शेयर्स उन्होंने दिया नहीं ना, कितने दिया है, तो हम तो डीम कर रहे हैं कि कितने भी शेयर्स हो सकते हैं, हम डीम कर रहे हैं। मैंने डीम किया कि उसके जितने शेयर्स थे मून के उतने शेयर दिए होंगे आपने। आप कुछ और डीम कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने इतने इशू किए दोनों के मिला के, पर मुझे नहीं लगता एग्जामिनर के पास ये वाला आंसर होगा। तो जिसने भी ऐसा किया होगा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आंसर एग्जामिनर के पास नहीं होगा, पूरी बैलेंस शीट अलग तरीके की दिखेगी उस केस में, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। मोस्टली एक्सपेक्ट कीजिए कि उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आप गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत होंगे, पर उस केस में मार्क्स मिलना मुश्किल है, और उस केस में मैंने बैलेंस शीट बनाई भी नहीं है, उस केस में आगे के स्टेप्स में भी गड़बड़ हो सकती है आप लोगों की तरफ से, पर वैसे भी ये पहले स्टेप पे ही इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा, जितना मुझे समझ में आता है। ओके, मूविंग हेड। इन्होंने कुछ फेयर वैल्यू चेंज बताए हैं कि भाई प्लांट की वैल्यू 190 है, इन्वेंट्री की वैल्यू 26 है, आइए कंपेयर करते हैं। 170 से 190 यानी 20 से बढ़ गया, इन्वेंट्री 25 दिख रही है, 26 यानी कि 1 लाख रुपए से बढ़ गई, तो टोटल 21 लाख रुपीज़ से बढ़ गया, 21 लाख रुपीज़ से बढ़ गया। सामने वाले का नेट एसेट्स, मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का टोटल, एक ही बात है ना, यहाँ से टोटल हो या एसेट माइनस लाइबिलिटी करो आप, तो 181 में मैंने फेयर वैल्यू चेंज ऐड कर दिया, लैंड का फेयर वैल्यू चेंज और दूसरा वाला फेयर वैल्यू चेंज, टोटल 202। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस 220, टेक ओवर तो 220 पे ही हो रहा है, तो जो डिफरेंस है उसको बोल देंगे गुडविल। ये मिसिंग था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर में, गुडविल नहीं था, जितने एसेट्स का फेयर वैल्यू था और फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस वाज सेम, सो देयर वाज नो गुडविल दैट वाज एग्जिस्टिंग, यहाँ पे गुडविल भी आ रहा है। तो 18 लाख रुपीज़ का गुडविल आ गया। मून लिमिटेड के एसेट्स है 194, ये दोनों का टोटल देख लीजिए 194। आप उनको 140 लाख के शेयर्स दिए हो, इनके शेयर्स पे प्रीमियम नहीं आएगा। कॉमन कंट्रोल के केस में आप मून के शेयर होल्डर्स को जो शेयर दे रहे हो वो पार वैल्यू पे ही अकाउंट होंगे, उसमें प्रीमियम अकाउंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो 280 पे नहीं आएगा। सर कर सकते हैं क्या, ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं है आपके पास, नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, 140 पे ही रहेगा, वो पार वैल्यू पे रहेंगे। मून को दिए हुए शेयर पार वैल्यू पे, सन को दिए हुए शेयर प्रीमियम पे, सन को दिए हुए शेयर पे प्रीमियम रिकॉर्ड होगा, मून को दिए हुए शेयर पे प्रीमियम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो 140 लाख डिफरेंस 54 लाख, हमारा 54 लाख रुपीज़ का इक्विटी है, तो इक्विटी एज इट इज रिकॉर्ड होगा 54 लाख पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा शेयर कैपिटल में 140 में 110 जो हमने सन को इशू किए वो ऐड हो जाएंगे, 250 लाख और एक शेयर प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो आइए देखिए, हमने बैलेंस शीट में भी डाला, मैंने टी फॉर्मेट बनाया, प्लीज़ एग्जाम में टी फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। 250 लाख शेयर प्रीमियम अलग से डाल दिया, ये 54 लाख एज इट इज है, डिबेंचर्स दोनों के ऐड कर दिए थे, ट्रेड पेबल ऐड कर दिया था, गुडविल 18 लाख रिकॉर्ड कर दिया, पीपीई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, इन्वेंट्री फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, सन लिमिटेड की पीपीई कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है, सन लिमिटेड की इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है, सन नहीं मून, सन की फेयर वैल्यू पे, मून की कैरिंग अमाउंट पे, ठीक है। तो फाइनली इस बेसिस पे पूरी बैलेंस शीट टैली होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट हो गया, मैंने इस बार पहले से पूरे के पूरे आंसर्स निकाल के रखे। क्या होता था, मैं इससे पहले जितने भी वीडियोस देता था उसमें कोई ना कोई मेरी तरफ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता था, कभी कभी सॉल्व करते करते, क्या अपन क्लास में स्टूडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं, मिस्टेक हो जाता था, फिर स्टूडेंट्स बोलते थे सर आपने गलत सॉल्व कर दिया, ये कर दिया। तो इस बार मैंने पहले से सॉल्व करके रखा, मैंने बोला ये PDF इस बच्चों को दे देंगे आंसर्स वाला, वहाँ से स्टूडेंट्स खुद अपना कंपेयर कर लेंगे, एक स्टेप मैं पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या हुआ इन आवर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग समझे होंगे। तो बहुत कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें कॉशियस रहना, हमको ये देखना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दिखता है अरे यार ये तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है, बहुत बढ़िया, एकदम बच्चा खुश हो जाता है, पर जब सॉल्व करने बैठता है तो उसको क्लिक नहीं होता, अरे यार ये पॉइंट पे क्या करना है, ये स्टेप पे क्या करना है। आपको रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा
इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं है इंस्टीट्यूट का, पर एक क्लैरिफिकेशन अपने को दिख रहा है कि इंस्टीट्यूट सिर्फ कैलकुलेशन और स्पीड टेस्ट करना चाहता है आप लोगों की। तो ठीक है ना यार, रिटर्न प्रैक्टिस करो, शुरू हो जाओ एफआर में रिटर्न प्रैक्टिस करना, जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है बस उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए मूविंग एट, इस बार का पेपर अगर आप देखेंगे तो मुझे पिछले 2 अटेम्प्ट जो मैं बोल रहा हूँ नवंबर 20 जुलाई 21 उससे भी ज़्यादा लेंदी लगा, बहुत लेंदी पेपर आया है इस बार। चलिए मूविंग एट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 वन लैंड वॉज सोल्ड फॉर 5 करोड़ रुपीज़, आपने लैंड बेचा 5 करोड़ में, और अनदर लैंड परचेज फॉर 3 करोड़ रुपीज़, खरीदा 3 करोड़ रुपये में। कंपनी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस, तो ऐसा नहीं होता, आप नेट बेसिस रिपोर्ट नहीं करते हैं, आप अलग अलग रिपोर्ट करते हैं। सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड अलग अलग रिपोर्ट होता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अलग अलग करना था, ये स्टेप गलत था। अब उन्होंने बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बस और कुछ नहीं, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद अबव स्टेप। ऊपर का क्वेश्चन अलग है, नीचे का क्वेश्चन अलग है। स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक तो पूरा सॉल्व कर दिया जो जरूरत नहीं थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी सॉल्व करके आए बच्चे जो रिक्वायर्ड नहीं था। दूसरा बोला कि ऊपर हम लोगों ने 3 करोड़ रुपए में बेचा है, 3 करोड़ में खरीदा है, 5 करोड़ रुपए में बेचा है, तो ये यहाँ के कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख के आ गए। अरे आप लिख के आ रहे हो यहाँ पीपी 3 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए हैं, आप करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हो यार। 3 करोड़, अगर 3 करोड़ का लैंड खरीदा तो यहाँ दिखेगा ना, नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मांगा भी नहीं था। तो अब शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड पूछा, आइए देखिए मैंने बना के रखा है, मैंने पीबीटी से शुरू किया 332, आप पैट से शुरू करके टैक्स ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। चलो ये ऐड बैक करना था बिकॉज दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऐड बैक करना था बिकॉज दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिप्रिसिएशन ऐड करना था बिकॉज दिस इज नॉन कैश आइटम। तो ये 3 चीज़ें हमने ऐड कर दी, 28, 12, 8 सब मिला के 380 हो गया। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री 52 से 48 हो गई, कम हो गई, इन्वेंट्री कम हो गई मतलब बिकी होगी, बिकी होगी मतलब इनफ्लो, तो 4,000 पॉजिटिव। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए मतलब नेगेटिव, ठीक है। ट्रेड पेबल्स बढ़ गए मतलब पैसे आए, लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब कैश आई है अपने पास, ऑब्वियस सी बात है, 16,000 रुपीज़। और एक्सपेंस पेबल भी बढ़ गए 12,000 रुपीज़ से, तो मैंने वो 12,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। अगर आपने एक्सपेंस पेबल को टैक्स के साथ एडजस्ट किया है, टैक्स के साथ कि टैक्स जो पीएल में दिया हुआ है और उसके साथ एक्सपेंस पेबल ओपनिंग क्लोजिंग, तो भी चलेगा, मेरे को नहीं लगता इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगा उसके लिए। मैंने डीम कर लिया है कि जो पीएल के अंदर में टैक्स लिखा है वो टैक्स पेड है, 1,20,000 रुपये टैक्स पेड है, मैंने सीधा 1,20,000 रुपये माइनस कर दिया। आपने एक्सपेंस पेबल का एडजस्टमेंट इसके साथ किया होगा, 1,20,000 में से 12,000 माइनस करके 1,08,000 रुपये का पेमेंट दिखाया आपने, 1,08,000 चलेगा, वो भी सही आंसर है, गलत कहाँ है। आप भी अज्यूम ही कर रहे हैं ना, एक्सपेंस पेबल इज अबाउट टैक्स, मैं भी अज्यूम करूँगी नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू टैक्स, ठीक है। तो बस ये पूरा का पूरा हमारा आंसर बना 2,80,000 रुपये, इतना बनाना था, बस इतना बनाना था। वैसे भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, तो 6 मार्क में से 2 मार्क ऊपर के होंगे, 4 मार्क नीचे के होंगे, और कुछ नहीं होगा। चलो मूविंग एड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3A। हरी लिमिटेड ने एक इक्विपमेंट परचेज किया 10,200 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। हरी लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी INR है, फेयर वैल्यू इक्विपमेंट की 12,100 है, और हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ऐसा उसने कहीं तो भी बोला है आगे, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ये जो पेमेंट किया है ये 31 मार्च 2021 को फेयर वैल्यू वाज अनचेंज एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन 31 मार्च 2021। तो डेट्स का ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट ने डेट का ध्यान नहीं दिया है। 31 जनवरी को खरीदा है 2020 और 31 मार्च 2021 को पेमेंट हुआ है, 1 साल बाद, समझ रहे हैं आप, 1 साल बाद। तो बीच में 2 फाइनेंशियल ईयर एंड हो गए, एक 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, 2 फाइनेंशियल ईयर्स की अकाउंटिंग करना था। अब आपको रेट्स दिए हैं, पहले तो 57.68 पे ओरिजिनल अकाउंटिंग हुई, 10,200 इंटू 57.68 पीपीई डेबिट टू लाइबिलिटी। इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन टीवाई के से, मैंने टीवाई के जब सॉल्व किया था तब भी मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन गलत है, इंस्टीट्यूट वॉजंट बॉदर्ड, उन्होंने बस रिवैल्यूएशन वर्ड डाल के क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो इक्विपमेंट है, आप लाइफ नहीं दे रहे, आप डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बता रहे, आप सिर्फ चाहते हो कि हम फेयर वैल्यू चेंज की अकाउंटिंग करते रहे। कुछ चीज़ें इलॉजिकल हो जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, पर अब इंस्टीट्यूट का आंसर जैसा टीवाई के में दिया हुआ है टेस्ट नॉलेज में, मैं वैसा का वैसा आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर गलत है, बट एज गिवन इन ICI मॉड्यूल हम एज इट इज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 5,88,336 PPE डेबिट टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल मॉनिटरी आइटम, ईयर एंड क्लोजिंग रेट पे अकाउंट होगा, ठीक है। 62.12 ईयर एंड रेट है, 62.12 में 57.68 माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10,200 कैनेडियन डॉलर्स की लाइबिलिटी 45 to 88 से लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट यानी PL डेबिट टू ट्रेड पेबल्स। कई सारे स्टूडेंट लिखते हैं PL डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व। अरे क्या कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। फॉरेन ऑपरेशंस नहीं है, फॉरेन से सिर्फ एक एसेट खरीदा है तो PL में जाएगा, रिजर्व नहीं बनेगा इसका, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब मेरा जो एसेट है उसका फेयर वैल्यू चेंज हो गया, फेयर वैल्यू 12,100 है, तो जिस दिन आप फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं उस दिन का क्लोजिंग रेट लेते हैं विच इज 62.12। तो 62.12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7,51,000 रुपीज वैल्यू आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 588 रिकॉर्ड हुआ था, डिप्रिसिएशन का डेटा हमको दिया नहीं गया है, तो 751,652 माइनस 588,336 दोनों का डिफरेंस 163,316 आ रहा है, जो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे। दिस इज नॉट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दिस इज रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर में जाएगा, क्लियर है। PPE डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, PPE डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्लियर है। चलो 31 मार्च 2021 फेयर वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। इंस्टीट्यूट का मानना है कि हमने 31 मार्च 2021 को फेयर वैल्यू डिटरमिन की 12,100 कैनेडियन डॉलर्स ही है, तो जिस दिन डिटरमिन की ऑब्वियसली बात है उस दिन का रेट लिया जाता है, उस दिन का रेट लिया जाता है। तो अब आपने फिर से वैल्यू डिटरमिन की, इसीलिए 69.24 का रेट यूज किया जा रहा है 31 मार्च 2021 का, उसे कंपेयर किया जा रहा है हमारे प्रीवियस कैरिंग अमाउंट से। डिप्रिसिएशन का डेटा दिया नहीं था तो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया नहीं, और दोनों का जो डिफरेंस है उतने से हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को फर्दर बढ़ा दिया, PPE डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। मॉनेटरी लाइबिलिटी भी 62.12 69.24 का जो डिफरेंस है उतने से बढ़ा दी गई। मॉनेटरी लाइबिलिटी 10,200 पे होगी, इसको 12,100 पे मत कर देना, इसको 12,100 पे किया तो भैया गड़बड़ होगी, ठीक है। तो 72,624। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ डिस्कशन थोड़ा सा हाई है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन में क्या गलतियाँ हो सकती है वो डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट बिल्ड की अपनी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे वी आर जस्ट चेकिंग द आंसर्स, कंपेयरिंग द आंसर्स। ये PL में जाएगा, FEF डेबिट टू ट्रेड पेबल या PL डेबिट टू ट्रेड पेबल, जो भी लेना चाहे। और फाइनली ट्रेड पेबल पे हो गया, ट्रेड पेबल टू बैंक, ट्रेड पेबल टू बैंक, ठीक है। आपसे भी ये कैलकुलेशन करके आए तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जर्नल एंट्रीज मांगी है, जर्नल एंट्री देना जरूरी है। जर्नल एंट्री अगर लिख के आए होंगे तो मार्क्स मिले होंगे, जर्नल एंट्री नहीं लिख के आए होंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट बहुत फोकस कर रहा है, जुलाई 21 में भी जर्नल एंट्री भयानक पूछी गई। चलिए आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। B, PC got incorporated on 1st April 2020, 31st March 2021 there is temporary difference. Again a question from our RTP MTP series, taxable temporary difference यानी DTL 1,24,000 रुपए जो 4 साल में रिवर्स होगा। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस यानी DTA प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का 80,000 जो 5 साल में रिवर्स होगा। एक्सपेक्टेड है कि आप आने वाले 5 साल लॉस ही करेंगे। जब लॉस एक्सपेक्टेड होता है तो हम DTA नहीं मनाते, जब भी लॉस एक्सपेक्टेड होता है तो DTA नहीं मनाते। और टैक्स का रेट 20%, टैक्स का रेट 20%। अगली लाइन हमारे लिए काम की नहीं है, बैकवर्ड लॉस कंसेप्ट जो US में होता है, इंडिया में होता ही नहीं, इसलिए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये 1,24,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे और 80,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको दिख रहा है कि हमारे पास हर साल का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इतना इतना रिवर्स होगा 4 साल, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो रिवर्स होगा वो आने वाले 5 साल में इतना इतना होगा। ये वाले का तो हम DTA बना के क्या करें, लॉस मेकिंग एंटिटी आने वाले 5 साल। पर अगर आपके पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अवेलेबल है तो आपको DTA बनाना अलाउड है। यू आर लॉस मेकिंग एंटिटी पर जो आपके DTL अवेलेबल है तो DTA भी बनाना अलाउड है। यानी 4 साल का तो मैं DTA बनाऊंगा, 4 साल का DTA बनाना मेरे को अलाउड है, तो 16,000 इंटू 4 उस पर 20% मैं DTA बनाऊंगा। इसके अलावा इस अमाउंट पे DTL का भी कैलकुलेशन आप दिखा सकते हैं, 31,000 इंटू 4 जो भी हमारा अमाउंट था उसका 20% उतने का DTL बनेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन समझ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 5 मार्क पूरे मिल जाना चाहिए आराम से जिन्होंने भी RTP MTP सीरीज सॉल्व की है। अगला क्वेश्चन, इंडेस 115, बहुत लेंथी क्वेश्चन आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये पूरा का पूरा, और इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में इसका कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो अब मेरे को लगता है एटलीस्ट
वो कैलकुलेशन अभी उन्होंने जो May 22 की मॉड्यूल आई है, मैंने चेक नहीं की, शायद उसमें सुधार दिया गया होगा, क्योंकि मैंने तो मेल किया ही था इंस्टीट्यूट को कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैंने विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक सॉल्व किया है अभी, देखते हैं किस तरह से क्या आंसर है। मोटिव देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो इंस्टीट्यूट का अपन कॉपी नहीं कर सकता ना, कैलकुलेशन एरर है वो तो। चलो, तो फिक्स फीस है 22 लाख, कॉस्ट था 20 लाख, कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट है, हाईलाइटेड वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं जो जो ध्यान देना है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब परसेंटेज कंप्लीशन, उस बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है वेरिएबल कंसिडरेशन भी, अगर वेटेज इस रेंज में रहेगा तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कंसिडरेशन इंसेंटिव मिलेगा, 10% तक मिलेगा। अगर 701 से 950 का वेट मिलता है, वेट कौन से बेसिस पे मिल रहा है वो हमको दिया नहीं है, तो हमको इतना भी लेना देना नहीं है। 2,20,000 का इंसेंटिव मिलेगा, और अगर उससे कम रहा वेटेज तो 5,50,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। क्वेश्चन का अगला पूरा का पूरा पैरा बोलता है कि 10% इंसेंटिव मिलेगा, ये मोस्ट लाइकली है। मोस्ट लाइकली जो वेरिएबल कंसिडरेशन होता है उसे हम रेवेन्यू का पार्ट मानते हैं, तो 2,20,000 को हम रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में एंटिटी ने 4th ईयर के एंड में देखा कि अब तो 25% इंसेंटिव मिल जाएगा, 4th ईयर के एंड में कि हाँ 25% इंसेंटिव मिल जाएगा, तो 4th ईयर के एंड से हम इस इंसेंटिव को 5,50,000 यानी एडिशनल इंसेंटिव 3,30,000 को अकाउंट कर लेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। पहला स्टेप, कॉस्ट इनकर्ड के बेसिस पे टोटल कॉस्ट 20 लाख है, 20 लाख टोटल कॉस्ट, हर साल के कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज काम हुआ है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख 6%, 3,70,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख 18.5%, ऐसे हर साल का परसेंटेज निकाल दीजिए। मल्टीप्लाइड बाय फिक्स कंसिडरेशन 22 लाख, वो हो गई रेवेन्यू फिक्स्ड वाली रेवेन्यू। पहला साल 1,32,000, 22 लाख इंटू 6% देख लीजिए, वैसी 22 लाख इंटू 18.5%, ठीक है। तो ये हमने हर साल की रेवेन्यू निकाल दी, ये फिक्स्ड वाली होगी। वेरिएबल 2,20,000 भी रेवेन्यू का पार्ट है, वो 2,20,000 में भी वही परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतनी रेवेन्यू हर साल रिकॉग्नाइज करना है। तो फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू बन गई 1,45,200, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो गया प्रॉफिट। वैसे ही सेकंड ईयर 447,700 माइनस किया तो प्रॉफिट, थर्ड ईयर में भी वही। फोर्थ ईयर में इंसेंटिव इंक्रीज करना था 3,30,000 से 5,50,000 टोटल, 5,50,000 टोटल। मैंने 2,20, 3,30 का अलग अलग बताया कैसे करेंगे। 3,30 जो एडिशनल है उस पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट लाएंगे कि अभी तक कितना काम हो गया, फोर्थ ईयर के एंड तक कितना काम हो गया। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मिला के अभी तक के टोटल कितना काम हो गया है, वो टोटल काम हो चुका था 94%, 94%, 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर दीजिए, 94% काम हो चुका था, 94% रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज कर दी, 3,10,200। लास्ट ईयर में तो 6% ही था, लास्ट ईयर में 6% था। तो फोर्थ ईयर की रेवेन्यू 3,10,200 से बढ़ गई, उतने से प्रॉफिट भी एकदम अपने को एक्सेप्शनली हाई दिख रहा है। दिस इज चेंज इन एस्टिमेट, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट नहीं होता है इसका, चेंज इन एस्टिमेट चाहिए, इसका हम रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट नहीं लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बहुत छोटा दिख रहा है, तो जब आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशंस बनते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। मेरे हिसाब से तो 10 मार्क बहुत कम थे, पर ठीक है, इस बार पेपर इतना लेंदी बनाया है इन्होंने कि अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था इंडेक्स बेस्ड एस्टिमेट चेंज का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से इंडियाज 116 डाउट सॉल्विंग सेशंस के दौरान, और वही वाला क्वेश्चन आया। इस बार मेरे एक्सपेक्टेशन जो मैंने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बोले थे कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो बैठे हैं, वो वाले क्वेश्चंस आए हैं। सो विच इज़ समथिंग कि हाँ अब पेपर प्रेडिक्टेबल हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अब इंस्टीट्यूट का पेपर प्रेडिक्टेबल होते जा रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इंडियाज 116 लीजेस 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। So Jacob Limited entered into a contract for lease of machine with Jason Limited on 1st January 18. 6 years का लीज है, ऑप्शन है कि आप 2 साल और रिन्यू कर सकते हैं। इनिशियल टर्म का रेंट है 2,80,000 और 3,50,000 रेस्पेक्टिवली। एनुअल रेंट विल बी इंक्रीज बेस्ड ऑन इंक्रीज इन CPI एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फॉर पेमेंट ड्यू ऑन 1st January 2019 will be based on CPI available on 31st December 2018। तो 31st December 2018 को जो भी रहेगा उसके बेसिस पे पेमेंट ड्यू होगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन इज 8% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। लीज कमेंसमेंट डेट एज ऑन 1st January 2021 इज 250 एंड 260, तो आपको CPI दिया होगा।
एट द लीज कमेंसमेंट डेट जेकब लिमिटेड डिड नॉट थिंक वेदर इट इज वाइबल टू रिन्यू द लीज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, यानी इनिशियली एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम रिन्यू करेंगे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट 2021 देयर वाज अ मेजर चेंज इन रिटेल स्टोर विच इंक्रीज इट लाइफ बाय 5 years, तो 5 साल से बढ़ गई। 2021 में 5 साल से लाइफ बढ़ गई। 2021 तक इस लीज के 18, 19, 20 3 साल हो चुके थे, ओरिजिनल लीज के 3 साल बचे थे, और लाइफ ऑफ स्टोर हैज इंक्रीज बाय 5 years, यानी रिन्यूअल ऑप्शन अप होगा, रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। डिटरमाइन दैट इट कुड रिकवर द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ इट एक्सरसाइजेस रिन्यूअल ऑप्शन, आस्क योर ओपिनियन वेदर टू रीमेजर द लीज। अब इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम बस एक ही है, जितना पढ़ के मुझे समझ में आया कि रेंट कब पे करना है ये नहीं पता, बिगनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। जैसे अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे ना यहाँ पे कि पेमेंट ड्यू जो 1 जनवरी 2019 को हो रहा है वो डिपेंड करता है 31 दिसंबर 2018 के CPI पे, मतलब इसका मतलब पेमेंट हमेशा बिगनिंग ऑफ द ईयर हो रहा होगा। नेक्स्ट ईयर का जो रेंट है वो CPI पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे अपन एडिशनल रेंट देंगे। तो मुझे ये लगता है, ठीक है ना, मेरा ये अजम्पशन है कि बिगनिंग ऑफ द ईयर रेंट होना चाहिए। मैंने सॉल्व एंड ऑफ द ईयर के बेसिस पे किया है, पर वो लाइन पढ़ के थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं शायद बिगनिंग ऑफ द ईयर रेंट है, मे बी। मैंने एंड ऑफ द ईयर के बेसिस पे सॉल्व किया है। अजम्पशन लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, आप क्या अजम्पशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे लीज लायबिलिटी 2,80,000 रुपये हम रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। 6 साल 8% के बेसिस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली जो निकली 12,94,384। इससे ज़्यादा आएगी अगर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर रेंट मानेंगे तो, ठीक है। इतने का ही राइट टू यूज एसेट ओपनिंग, इस पे इंटरेस्ट 8% से दिखाएंगे, पेमेंट 2,80,000 रुपये हर साल हो रहा है, क्लोजिंग तो 31 दिसंबर 18, 19 और 20 के एंड में 721,560 दिख रहा था। इस दिन दो चीज़ें बदली, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसके चेंज का इम्पैक्ट CPI का इम्पैक्ट जो भी हम लेते हैं वो हम हमेशा ओल्ड रेट से लेते हैं, ठीक है। चेंज इन एस्टिमेट ड्यू टू CPI चेंज, इंडेक्स रेट चेंजेस का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ओल्ड रेट से डिस्काउंट होता है, और दूसरी तरफ हम रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे इसका भी इम्पैक्ट है जो नए रेट से होता है, यानी अल्टीमेटली हमको नए रेट पे अब डिस्काउंट करना पड़ेगा विच इज़ 10%। कई सारे स्टूडेंट ने ओल्ड रेट पे डिस्काउंट कर दिया होगा, क्योंकि RTP में जो क्वेश्चन आया था वो ओल्ड रेट वाला था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी CPI, उसमें दूसरा था ही नहीं। तो अगर आपने ओल्ड रेट से डिस्काउंट कर दिया तो भैया मार्क्स गए। सो इंस्टीट्यूट हैज प्लेड वेरी स्मार्टली, RTP में क्वेश्चन ओल्ड रेट वाला दे दिया और एग्जाम में पूछ लिया रिवाइज रेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। लीज लायबिलिटी 6 साल का एसेट 3 साल हो गए हैं, तो आपकी बुक्स में दिख रहा होगा राइट यूज एसेट आपके बुक्स में दिख रहा होगा 647,192 1294,384 डिवाइडेड बाय 6 के बेसिस पे इंटू 3 647,192। लीज लायबिलिटी 721,560 निकाला ही था। अब रिमेनिंग लीज रेंट 3 साल और रिन्यूअल के 2 साल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अफेक्ट के साथ 250 और 260 कैसे लेंगे, देखिए 2,80,000 का ओरिजिनल रेंट इंटू 260 बाई 250, ये CPI का इम्पैक्ट आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आने वाले 3 साल नए रेट से, प्लस 350 रिन्यूअल ऑप्शन का रेंट रहेगा, उसे भी CPI से इंक्रीज कर देंगे 260 बाई 250, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू 10% से, तो ये रफली मुझे आया है 11,98,776, ठीक है। ओरिजिनल 721 था विच मीन्स यू आर इंक्रीजिंग इट बाय 477,216, चेंज इन एस्टिमेट्स। राइट यूज एसेट इतने से बढ़ जाएगा, राइट यूज एसेट को इतने से बढ़ा देना है। आपसे मांगा है रीमेजरमेंट ऑफ लीज, जो भी रिक्वायर्ड है वो बताइए आपका ओपिनियन, तो आपका ओपिनियन ये पूरा का पूरा दे दीजिएगा, इसका इम्पैक्ट राइट टू यूज एसेट पे चल जाएगा, RTU डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है पूरा का पूरा, एज इट इज क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इंडेस 102 6 मार्क्स, इंस्टीट्यूट कंसिस्टेंटली इंडेस 102 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। तो कैश ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, मैंने इस बार जो सीरीज़ थी उसमें जब मैं 102 ले रहा था तब मैंने बोला था ये मेरे को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला या तो आप 650 शेयर्स का इक्विवेलेंट कैश ले लीजिए या 810 शेयर्स खरीद लीजिए, या तो 810 शेयर ले लीजिए या 650 के इक्विवेलेंट कैश ले लीजिए। आपको फेयर वैल्यू SAR का और ESOP का दिया हुआ है। क्या किया जाता है, ग्रैंड डेट पे पहले तो दोनों का फेयर वैल्यू निकाला जाता है, ये 460 ESOP का है और जो 480 है वो SAR का है, तो पहले वो निकलेगा, देखिए 480 SAR का वैल्यू निकाला हमने, ESOP का वैल्यू 460 पे निकाला 810 शेयर्स, ठीक है। दोनों के डिफरेंस की अकाउंटिंग इक्विटी होती है और जो ये वाला अमाउंट है इसकी अकाउंटिंग लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब हर साल के एंड की फेयर वैल्यू पे इसकी अकाउंटिंग होगी,
और दोनों के डिफरेंस को सिंपली अमोर्टाइज कर देंगे वो द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन में 2 साल है। स्टूडेंट्स ने गलती घाई में अगर पढ़ते पढ़ते यहाँ 4 साल पढ़ लिया होगा, 4 साल पे कर दिया होगा तो भैया मार्क्स गए। ठीक है, तो 2 साल आपने 30,300 का एक्सपेंस बुक किया ईसॉप का, पीएल डेबिट टू ईसॉप, एक एम्प्लॉय शेयर बेस्ड एक्सपेंस। ठीक है, एसएआर फर्स्ट ईयर के एंड का फेयर वैल्यू 530 था, तो 530 के बेसिस पे निकाला होगा। 530 फॉर 650 शेयर्स इनटू 1/2, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड, 1,72,250। नेक्स्ट ईयर उसी का फेयर वैल्यू हो गया था 560, तो 560 650 माइनस 170 to 250 ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज था 191,750। तो अब ईसॉप में बैलेंस पड़ा है 60,600। क्वेश्चन बोल रहा है कि एम्प्लॉइज ने कैश ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो ये जो 60,600 था ये रिटेन अर्निंग में चले जाएगा, ईसॉप डेबिट टू रिटेन अर्निंग। और एसएआर में जो बैलेंस है उतना तो आपने कैश ही दे दिया, 3,64,000 एसएआर डेबिट टू कैश। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया 102। ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का सही हुआ होगा, इसके मार्क्स तो पूरे ही पक्के हुए होंगे, अनलेस आपने 4 साल का वेस्टिंग पीरियड पकड़ के नहीं सॉल्व कर लिया यार, एक वो गलती हो गई तो फिर मार्क्स का बैंड बच सकता है। नेक्स्ट वन, इंडिया 34। कई अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आने के बाद फाइनली इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इंटरिम रिपोर्टिंग, आपको प्रॉफिट दिखाया गया है 50 लाख फॉर सेकेंड क्वार्टर, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड, हो चुके हैं ये एडजस्टमेंट्स, अब आपको बताना है कि सही हुए कि नहीं। बैड डेट 2,60,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, 40% ऑफ द बैड डेट वर डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर, तो नहीं होना चाहिए था, डेफर नहीं कर सकते आप। तो 2,60,000 का 40% आपने डेफर कर दिया, मतलब आपने माइनस नहीं किया होगा, अब माइनस कर देंगे 1,04,000 रुपये और माइनस करना है। नेक्स्ट वन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 520 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये एस्टिमेट चेंज है, तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है इसी क्वार्टर में आएगा, तो ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 8,16,000 इनकर्ड इन सेकेंड क्वार्टर, 60% हैज बीन डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर, नहीं करना चाहिए था, डेफर नहीं होता है, लॉस जिस क्वार्टर का होता है वो उसी क्वार्टर में दिखाया जाता है, तो 489,600 फर्दर आपको माइनस करना पड़ेगा। 470 एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेल पर्टेनिंग टू सेकेंड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट थर्ड क्वार्टर विल हैव मोर सेल, थर्ड क्वार्टर में सेल ज़्यादा रहेगा इसलिए आपने डेफर कर दिया, नहीं करना चाहिए था। 470 का ही एक्सपेंस इसी क्वार्टर में दिखेगा, तो बस इतने एडजस्टमेंट्स करना है, खत्म। 3 एडजस्टमेंट्स है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडेस 113। अगर आपने मेरे डाउट सॉल्विंग सेशन अटेंड किए थे तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि टीवाईके के आखिरी 3 क्वेश्चंस पढ़ना, इस बार एक्सपेक्टेड है कि उसी में से एक क्वेश्चन 113 का 100% आएगा, और वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये वही क्वेश्चन है। मिस्टर क्यू हैज डिटरमाइंड द रिदम बाय 2 अप्रोचेस, 2 अप्रोचेस से आपने वैल्यू निकाला है कंपनी का, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, और दोनों में से हाईएस्ट ले लिया, बट मैनेजमेंट ऑफ रिदम इज नॉट सेटिस्फाइड, बोलते नहीं यार ये बराबर नहीं है। उन्होंने बोला आप 7:3 लगाइए, 7 टू मार्केट, 3 टू इनकम अप्रोच। तो करना क्या है, इसको 7/10 करना है, इसको 3/10 करना है, डेट माइनस हो जाएगा, कैश ऐड हो जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऐड हो जाएंगे, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बस वही हमने किया है यहाँ पे देखिए, इंटू 7/10, 3/10, कैश ऐड कर दी, सरप्लस एसेट्स ऐड कर दिए, लाइबिलिटी माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पर शेयर वैल्यू आ गई 25.25, वही आपसे मांगा है, डिटरमिन द इक्विटी वैल्यू, खत्म। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, जिसने सॉल्व किया होगा, कितने मार्क का था, और वाला है ना ये, तो आपके 4 मार्क पक्के हो गए होंगे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो। चलो मूविंग एट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम आरटीवी एमटीवी पास एग्जाम क्वेश्चंस। राम लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, प्रोवाइड 25 लाख रुपीज इंटरेस्ट फ्री लोन टू होली ओन सब्सिडियरी, आपने अपनी होली ओन सब्सिडियरी को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। अब इसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, अगर लोन रिपेबल ऑन डिमांड है तो, अगर रिपेबल ऑन डिमांड होता है तो डिस्काउंट नहीं करते, माना जाता है कि ये तो बस आज पैसे मांगे तो आज मिल जाएंगे, तो इसमें डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं लगता है, लोन 25 लाख पे ही दिखेगा बुक्स में, लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट टू कैश। अगर 3 साल में लेंगे 12% के रेट से, 3 साल में लेंगे 12% के रेट से, तो यही लोन को डिस्काउंट कर देना है 25 लाख को, आपको पीवी फैक्टर दिया है 0.7118, तो लोन दिखेगा 17,79,500 पे, और डिफरेंस अकाउंट होगा एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी नाम से डिफरेंस अकाउंट होगा 720,500। सब्सिडियरी की बुक्स में यही अमाउंट अदर इक्विटी में चला जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय होल्डिंग कंपनी, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय होल्डिंग कंपनी नाम से। ठीक है, बस वही लिखना था। तीसरा केस, जब उसके पास फंड्स होंगे तब वो पैसे दे देगा,
अब आपके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, सब्सिडियरी के डिस्क्रिप्शन पे, सब्सिडियरी का डिस्क्रिप्शन है। एसएफएस की बात हो रही है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से दिखेगा, सीएफएस में तो दिखेगा ही नहीं ना, सीएफएस में तो दिखना ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में आप अज्यूम करेंगे, टाइम फ्रेम निकालेंगे कि हाँ इतने समय में वो लौटा देगा, लेट्स अज्यूम 3 इयर्स, एग्जाम में 3 इयर्स ही अज्यूम करना है, उसके बेसिस पे डिस्काउंट करके वही 17,79,500 पे दिखाना है लोन को, और 720,500 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी में चला जाएगा, सेम ट्रीटमेंट, नथिंग। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूली एडेड क्वेश्चंस ऑफ जैन 21 बुक, जैन 21 नॉट जैन 22, जैन 21 बुक का न्यूली एडेड क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस सब कुछ मांगा हुआ है डक लिमिटेड, स्वान लिमिटेड का। अब देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस तब निकलता है जब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में प्रॉफिट होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस तब निकालते हैं जब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में प्रॉफिट होता है, यानी डाइल्यूटेड ईपीएस डक का निकलेगा, डाइल्यूटेड ईपीएस स्वान का नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो लॉस मेकिंग है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से लॉस हो या प्रॉफिट, इट डजंट मैटर, डाइल्यूटेड ईपीएस का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, उस पर भी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, पर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है या नहीं निकालना है, क्योंकि लॉस मेकिंग एंटिटी का डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकलता, ये डिसाइड करते हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, नॉट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले बेसिक ईपीएस निकाला, सिंपली 2,52,000 डिवाइडेड बाई 80,000, फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का जो लॉस आपको दिया हुआ है 4,20,000, उसको भी डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 80,000 से, और क्यूमुलेटिव टोटल को भी डिवाइड कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस। डाइल्यूटेड ईपीएस इसमें आएगा क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, तो इन दोनों का टोटल ले लेंगे 96,000 शेयर्स से डिवाइड कर दीजिए इन्हीं तीनों प्रॉफिट्स को, तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के प्रॉफिट्स मिल जाएंगे 2.625, डिसकंटिन्यूड भी 96 से डिवाइड होगा, ठीक है। स्वान इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी, तो उसका डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकल सकता, तो उसके 96,000 शेयर्स, ये वाले शेयर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो 96,000 शेयर्स के बेसिस पे ही डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला है, यानी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस से सेम, अलग अलग नहीं आ रहा, भले ही डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में प्रॉफिट है और टोटल नेट प्रॉफिट है, बट स्टिल कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लॉस है ना, इसीलिए डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकल सकता, ठीक है। तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन किया गया। यहाँ स्टूडेंट्स ने गलती की हो सकती है कि ये 25,600 ऐड करके निकाल दिया, अगर ये कर दिया तो बहुत मार्क्स गए, ठीक है। सर 4 मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, 4 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे उस केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली स्वान का सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा गया था, डक का तो दोनों पूछा गया था, स्वान का सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा गया था, वहाँ डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीक्यूआर लिमिटेड अक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर एडमिन पर्पस, एडमिन के लिए लिया था आपने, उसे इंडिया 16 में डाल दिया, फाइनेंशियल ईयर 2021 रीलोकेट कर गए आप एक नई बिल्डिंग में, फॉलोइंग द चेंज द यूजेज ऑफ बिल्डिंग रिक्लासिफाइड फ्रॉम पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप 16 से 40 पे रिक्लासिफाई कर चुके हैं इसको। शुड पीक्यूआर अकाउंट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नो, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन एस्टिमेट्स है, चेंज इन एस्टिमेट्स है, उसको बेसिस पे अकाउंट करना है, सिंपल कहानी थी। अगला, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के बाद में आप उसकी अकाउंटिंग कितने पे करेंगे, तो सिंपल है, 20 लाख को ये 6499 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट में भी आया था May 19, 12,99,800, और जो डिफरेंस है उसे प्रीपेड रेंट मान लेंगे। डिटरमिन हाउ द फाइनेंशियल एसेट शुड बी मेजर्ड, ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट मेजर होगा 12,99,000 रुपीज़ पे, जिसमें आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, आपने लीज के लिए दिया होगा, जो डिफरेंस है वो राइट टू यूज एसेट के नाम पे चले जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो मूविंग हेड, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इंडेस 2 मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने हमारे वीडियोस में भी सॉल्व किया और ये आपने इंटर में भी किया है, बहुत बार किया, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया इंडेस 2 से। इंडेस 2 मैं बोलूँगा, मतलब मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि मैंने स्टूडेंट्स को कहा था नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस अटेम्प्ट में, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से इस पर क्वेश्चन आ रहा था, आ गया, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, पर ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था और बहुत लेंदी था, मेरे हिसाब से तो अटेम्प्ट करना बनता ही नहीं है यार 5 मार्क के लिए इतना लेंदी क्वेश्चन में, बाई प्रोडक्ट भी निकालना है, स्क्रैप आप माइनस करके फिर अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट करना है, एनआरवी चेक करना है, बहुत सारे काम थे। चलिए कोई नहीं, मूविंग आइट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन, बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं कंसोलिडेशन से क्वेश्चन है 110 से, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठाया हुआ इलस्ट्रेशन है, एनसीआई बताना है, गुडविल बार्गेन परचेज बताना है 4 एंटिटीज़ का, ये जो कॉस्ट दिया है ये परचेज कंसिडरेशन है, तो पहला स्टेप मैंने वही लिखा, 4 केसेस में मैंने पहले तो चारों के चारों पीसी लिख दिए। अब एनसीआई क्या होगा, एनसीआई नेट एसेट्स का पार्ट होगा, ये नेट एसेट्स हो गए दोनों मिला के,
3 लाख का 10%, 30,000, ठीक है, 30,000। बस आपको ये दोनों मिल गए, नेट एसेट 3 लाख ही है, इन दोनों का टोटल डिफरेंस इज गुडविल। परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट गुडविल होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो बार्गेन परचेज होता है। नेक्स्ट ईयर ये देखिए रिटेन अर्निंग 40,000 से बढ़ गई, मतलब प्रॉफिट 40,000 हुआ होगा। 40,000 के प्रॉफिट को 90 और 10 में बांट देंगे। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट उन्होंने 4 लाख देके रखा था आपको, ये 4 लाख में 36,000 ऐड करके दिखाना है, मैंने यहाँ नहीं दिखाया, आपको दिखाना है। और एनसीआई का ओपनिंग हमने लिखा था 30,000, उसमें 4,000 रुपये ऐड करके दिखाना है, खत्म। ऐसे ही केस 2 के लिए करना है, केस 3 के लिए, केस 4 में था ही नहीं एनसीआई, केस 3 में तो प्रॉफिट ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंपेरेटिवली इजी, जिन स्टूडेंट्स ने उल्टा पेपर शुरू किया होगा उनको बड़ा मजा आया होगा पेपर सॉल्व करने में, ईजी से डिफिकल्ट लेवल जा रहा था। जिन्होंने क्वेश्चन 1 से शुरू किया होगा उनको थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट लगा होगा, मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट आ गया, एकदम से लीज के अंदर में इंसेप्शन वगैरह सब कुछ दिख रहा है, उस बेसिस पे लेंदी पेपर था। 80 मार्क्स का अगर आपका अटेम्प्ट हुआ है तो आप अच्छी पोजीशन में, डोंट वरी, 80 मार्क्स इज वेरी गुड। 80 मार्क्स का पेपर अगर अटेम्प्ट हुआ है तो एग्जामिशन तक के एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ और बातें जो मैं बता देना चाहूँगा कि हम कुछ ही दिनों में मैं अनाउंसमेंट्स कर दूंगा कि एग्ज़ाम होते से ही हम लोग एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। दिस बैच विल बी फॉर कन्वर्जन स्टूडेंट्स, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज बैच रहेगी। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स भी उसे अटेंड कर सकते हैं। ये स्लो बैच रहेगी, ये फास्ट ट्रैक नहीं रहेगी। आप फास्ट ट्रैक परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 120 आवर्स की ये बूस्टर और 140 आवर्स की फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। इसके अलावा इस बार मई 22 के लिए हम लोग जो सीरीज़ शुरू करेंगे वो इंग्लिश में होगी, विल बी स्टार्टिंग इट इन इंग्लिश। जो लाइव हम हर रोज़ आते हैं, पिछले 2 बार से मैं हिंदी में आया हूँ, इस बार मैं इंग्लिश में आऊँगा। और हिंदी वाले बच्चों के लिए जो पिछले बार की सीरीज़ है उसका नाम ही मैंने वापस मई 2022 रिविजन कर दिया है, आप वही सीरीज़ देख सकते हैं। लाइव इस बार अपन इंग्लिश में आएंगे और एकदम सिंपल इंग्लिश रखेंगे ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अटेंड कर पाएँ। अल्टीमेटली एग्जाम आपको हिंदी में इंग्लिश में ही लिखनी है तो आप डेफिनेटली वो सेशंस को अटेंड कर पाएंगे। मैं एकदम सिंपल इंग्लिश रखूँगा और स्लो रखूँगा मैं एकदम उसको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।